नमस्कार, करण वर्मा अनप्लग्ड में आप सबका स्वागत है। आज हमारा सौभाग्य, क्योंकि आज हमारे साथ हैं भाऊ तोरसेकर जी। हम सब इनको जानते हैं, इनको परिचय की आवश्यकता नहीं। इनका परिचय देने से पहले ही इनकी लोकप्रियता दस्तक दे देती है और प्रतिदिन किसी ना किसी तरह से किसी ना किसी मंच पे हम सब इनसे जुड़े रहते हैं। भाऊ, आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। भाऊ, मुझे आज ना वो दिन याद आता है जब हम और आप एक मंच पे थे। जयपुर डायलॉग्स का मंच था वो, मुंबई में। और आपने एक भविष्यवाणी करी थी तब कि अभी तो ये जो यूबीटी है, इसके अभी और हो सकता है टुकड़े हो। अभी देखो ये जाति कहाँ है पूरी चीज। आज के दिन जब हम और आप जुड़ रहे हैं तो ये जो 6 एमपी हैं, जो रिबेल एमपी कहे जा रहे हैं, ये अभी एक वार्ता करने जा रहे हैं, प्रेस वार्ता। और इन सबको गाली दे रहे हैं। आदित्य ठाकरे भी गाली दे रहे हैं, संजय राउत भी गाली दे रहे हैं। आप इस पूरी चीज को कैसे देखते हैं भाऊ? देखो, एक बात होती है, बाला साहब ठाकरे ने जो पार्टी बनाई थी वो पार्टी नहीं बनाई थी। जो बनने के बाद उसको रिकॉग्निशन मिलने में 24 साल निकल गए। 1966 में बनी थी। उसके बाद चुनाव उन्होंने लड़े। पहले उनकी भूमिका ये आइडिया थी कि सब पॉलिटिशियन चोर है, जो केजरीवाल की जो बात थी। और क्योंकि बाला साहब ठाकरे कभी पॉलिटिशियन नहीं थे, वो कार्टूनिस्ट थे। उनको पिताजी एक्टिविस्ट थे। तो जब संयुक्त महाराष्ट्र बना, तो संयुक्त महाराष्ट्र बनने के लिए जो गठबंधन बना वो शायद भारत का पहला गठबंधन है। 55 में वगैरह बना था, जो बाबा साहेब अम्बेडकर की आइडिया थी, जो उन्होंने महाराष्ट्र भाषा के आधार पर बने। इसके लिए जो आंदोलन बनने वाला है, उसके लिए सारी पार्टियां अपनी आइडियोलॉजी अलग अलग कर कांग्रेस के खिलाफ इकट्ठा हो जाए और कांग्रेस को हराए, तब कांग्रेस को अकल आएगी। वरना महाराष्ट्र यानी मराठी प्रदेश नहीं मिलेगा। ये बाबा साहब की भूमिका थी। और प्रबोधनकार ठाकरे जी ने उनका इंटरव्यू पब्लिश किया था। उसके बाद ये गठबंधन की प्रक्रिया शुरू हो गई, और जिसमें कम्युनिस्ट लेकर हिंदू महासभा तक सारे इकट्ठा हुए थे। सब पार्टियां थी, कम्युनिस्ट थे, हिंदू महासभा थी, सब लोग थे। तो वो जो बनी बाद में 1960 में जब महाराष्ट्र बना, तो एक एक करके पार्टियां टूटने लगी। तो इनके साथ जो यंग, आज जिसको जेनजी बोला जाता है, वो जो आए थे, वो गुस्सा हो गए। वो किसी पार्टी के नहीं थे, वो मराठी अस्मिता के लिए इकट्ठा हुए थे। तो उन्होंने माना कि भाई हम तो तुम्हारे पार्टी के नहीं है, हम तो मराठी है। और मुंबई के लिए बहुत झगड़ा हुआ था। तो पर्टिकुलरली ये भावना मुंबई में थी। और उस वक्त महाराष्ट्र में आज जिसको मराठवाड़ा बोला जाता है, विदर्भ बोला जाता है, वो नहीं था। उस वक्त का जो मुंबई राज्य था, मुंबई स्टेट, बॉम्बे स्टेट, वो गुजरात और महाराष्ट्र बचकर, यानी नॉर्थ महाराष्ट्र, कोंकण और पश्चिम महाराष्ट्र इतना ही था। तो वो जो बिखर गए थे, उसमें गुस्सा हो गए थे लोग कि मुंबई में मराठी लोगों का है क्या। तो इस भावना को ताकत देने का काम बाला साहब के पिताजी आचार्य अत्रे नाम के बड़े संपादक थे, तो उन्होंने किया था। और उससे जो जवान लड़के इकट्ठा हो गए, उन्होंने एक कार्टूनिस्ट को नेता बनाया, वो बाला साहब ठाकरे। वो तो कभी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी नहीं थे, कार्टूनिस्ट थे। तो उन्होंने बोला था कि हम सोशल वर्क करेंगे। और जब 68 में पहली बार उन्होंने ठाणे, जब कॉरपोरेशन नहीं था उस वक्त, ठाणे छोटा एक नगर पालिका थी, वो चुनाव लड़ा, उसमें उनको सक्सेस मिला। तो 68 में उन्होंने मुंबई कॉरपोरेशन में लड़ाई की। तो उन्होंने कहा था 80% सोशल वर्क और 20% पॉलिटिक्स। आज की जो उद्धव की सेना है, वो 125% पॉलिटिक्स है। यानी उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री बने, उस वक्त कोरोना आया, और उनका एक भाषण मैंने सुना था कि अरे एम्बुलेंस कम हो रहे हैं, एम्बुलेंस मिल नहीं रहे। ये कौन बोल रहा है? जो शिवसेना का सबसे बड़ा नेता है। और ये शिवसेना कौन है मालूम है? एक समय था 86, 87 वगैरह,
कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इनके पास आई थी कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन के पास दुनिया में सबसे बड़ी संख्या में एम्बुलेंस है। ऐसा ऑर्गेनाइजेशन कौन है? तो शिवसेना। और जब यानी सत्ता नहीं थी, इनको पॉलिटिकल पार्टी करके रिकॉग्निशन नहीं था। अमिताभ बच्चन जब बंगलोर में एक्सीडेंट हो गया और उसको एयरपोर्ट पर लाया गया, तो मुंबई एयरपोर्ट से जसलोक तक उसको उठाकर लेके जाने के लिए एम्बुलेंस शिवसेना की थी। और जब शिवसेना का मुख्यमंत्री पक्ष प्रमुख मुख्यमंत्री बनता है, वो कंप्लेन क्या करता है कि एम्बुलेंस नहीं है। अजीब बात है कि नहीं? क्योंकि बाला साहब ठाकरे ने कार्यकर्ताओं को, युवाओं को मोटिवेट किया था। उनमें गजानन वर्तक नाम का शिवसैनिक था, विभाग प्रमुख था। तो एक बार एक बिल्डिंग गिर गई थी और उसमें जो कुछ लोग मरे थे, कुछ घायल थे, उनको लेके जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिल रही। तो इसके लिए जब उन्होंने तय किया कि नहीं, अपनी शाखा की एम्बुलेंस होनी चाहिए, और उन्होंने ड्रामा लगाया, कुछ और किया, कुछ कुछ करके लोगों से चंदा इकट्ठा किया और शिवसेना की पहली एम्बुलेंस बनी। और उसके बाद वो ट्रेंड बन गया। मुंबई में, ठाणे में, हर जगह शिवसेना का मतलब एम्बुलेंस। उसका नाम था गजानन वर्तक। वो कारपोरेटर भी नहीं था, लेकिन उसने एम्बुलेंस बनाई और उसी एम्बुलेंस से अमिताभ को लाया गया। तो उसके बाद हर शिवसेना का, उनकी शाखा का वर्धापन दिन होता था तो अमिताभ बच्चन उसमें हाजिर होता था। वो शिवसेना कहाँ है और आज की शिवसेना कहाँ है? तो वो जो था, वो अगर वो भाव खत्म हो गए। शिवसेना दुनिया की शायद पहली पार्टी है जिसको स्थापना के बाद 10 साल कोई हेडक्वार्टर नहीं था। उनकी मीटिंग लीडर्स की या तो मातोश्री पर होती थी या सुधीर जोशी नाम के थे, उनका एक गेस्ट हाउस था, उस पर होती थी, वहां होती थी। 75 में शिवसेना भवन बना, लेकिन शाखा एक गली कुचे में थी। शाखा थी, उपशाखा थी, वो भरे पड़ते लोग इतने होते थे वहां। भाई कुछ भी हो, पुलिस थाना जाओ या तो शिवसेना की शाखा में जाओ, वो शिवसेना थी। वो आज शिवसेना नहीं रही है। जिसको पब्लिक शिवसेना करके जानते थे, वो शिवसेना नहीं रही। और इसलिए उसके बाद अगर आत्मा निकल जाए तो बॉडी तो डेड बॉडी बन जाती है ना, वो सड़ने में टाइम लगता है। तो आज की शिवसेना में देखता हूं तो वो एकनाथ में कुछ है। एकनाथ की जो शिवसेना है उसमें वो कुछ है। ये चीफ मिनिस्टर था एकनाथ शिंदे, इरशादगढ़ में ये क्लाउड बर्स्ट हो गया तो ये खुद पहाड़ चढ़कर गया। चीफ मिनिस्टर था, बारिश में भीगते भीगते ऊपर चला गया। एक फायर ब्रिगेड वाला, वो पहाड़ चढ़ते हुए हार्ट अटैक से डेथ हो गई उसकी। लेकिन एकनाथ शिंदे चीफ मिनिस्टर होने के बावजूद वो पहाड़ चढ़कर गया था। और दूसरे दिन वो देखने के लिए आए उद्धव ठाकरे, तो उद्धव ठाकरे वैनिटी वैन लेकर आए। ये फर्क आपको समझना पड़ेगा। एकनाथ शिंदे शिव सैनिक है, उद्धव ठाकरे ये बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं, शिव सैनिक नहीं है। और इसलिए अगर उद्धव की लीडरशिप में शिवसेना टूटती है तो उसको मुझे बिल्कुल दुख नहीं है, ना अचंबा है। क्योंकि उद्धव ठाकरे के पास बचे हैं उसमें शिव सैनिक है ही नहीं जी। और या तो उनके भक्त हो गए या फैमिली के लिए लॉयल हो गए, लेकिन शिवसेना नाम का जो आत्मा है वो उनमें नहीं है। और इसमें बिखरने से कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, बिखरेगी कोई बात नहीं। ये लोग सब आत्ममंथन नहीं कर रहे भाऊ। आपने तो आत्ममंथन की बात कही, आपने तो कहा आत्मा ही जब त्याग दी थी तो फिर शरीर तो जाना ही था। इन सब का कहना है कि ये मोदी, अमित शाह जो हैं, ये हर पार्टी को तोड़ रहे हैं और ये एक पूरा चीज चल रही है। इधर टीएमसी वाले रो रहे हैं हमारी पार्टी तोड़ रहे हैं, विलय करा दिया एक एनसीपीआई नाम की पार्टी से जो कि एनडीए को सपोर्ट देगी। उधर अखिलेश जी भी बड़े परेशान हैं, सुनने में आ रहा है केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि इनके 2/3 एमपी हमसे वार्ता में हैं। इसमें बीजेपी का कितना दोष और ये कहां जाके रुकेगी चीज? क्या ये 362 लाने की होड़ में है, उस तरफ आप देखते हैं थोड़ा, या ये इनकी ही कमियां हैं भाई जब अपने लोगों को नहीं संभाल पा रहे? आप इस पूरे राजनीतिक चीज को कैसे देखते हैं आने वाले महीनों में? देखो, कोई भी तोड़ता है तो कोई बात नहीं,
जिस कुल्हाड़ी से आप पेड़ तोड़ते हो, उसी कुल्हाड़ी से आप पत्थर नहीं तोड़ सकते। उसकी धार निकल जाएगी लेकिन पत्थर टूटेगा नहीं। बिल्कुल। तो आपकी मजबूती कितनी है ये देखो। और दूसरी बात है, हमारे मराठी में एक कहावत बहुत बढ़िया है, कुऱ्हाडीचा दांडा होतास का। कुल्हाड़ी जो होती है उसका जो आगे का लोहे को टुकड़ा होता है वो पेड़ को तोड़ता है, लेकिन उस कुल्हाड़ी में जो डंडा होता है वो तो पेड़ ही होता है ना। अगर पेड़ का डंडा ना हो तो वो लोहे का टुकड़ा काम नहीं करेगा। तो ये जो बोल रहे कि बीजेपी हमको तोड़ रही है, लेकिन बीजेपी के पास जो कुल्हाड़ी है उसमें डंडा कौन सा है? आपका ही तो है, काकोली घोष, वो डंडा है ना। ममता दीदी ये क्यों नहीं मान रही है कि बीजेपी के हाथ में जो कुल्हाड़ी है उसमें डंडा तो मैंने बनाया हुआ है? उद्धव ठाकरे ये क्यों नहीं मान रहे कि उनकी पार्टी जो तोड़ी जा रही है उसमें डंडा कौन सा है? सिर्फ कुल्हाड़ी नहीं तोड़ती। तो ये समझना जरूरी है। ब्लेम करने के लिए कुल्हाड़ी से तोड़ा, कुल्हाड़ी, अरे नहीं भाई, तुम्हारा उसमें कितना हिस्सा है देखो, तुम्हारा योगदान कितना है देखो। इसलिए जो मराठी की कहावत है, लेकिन मैंने आपको बताई इसलिए नहीं, कि बहुत अच्छा। अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन पक्का नहीं, पहाड़ जैसा, पत्थर जैसा होगा तो कोई तोड़ नहीं सकता। वो बड़ी नाजुक हाथों से तोड़ना पड़ता है। आपने उनको जकड़ के रखा है, पकड़ के रखा है, तो रह जाएंगे। क्या आप उनसे उतनी प्यार से बातें करते हो? नहीं करते हो। 2.5 साल उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, वो मंत्रालय 3 दिन से रुके 2.5 साल में। ये शरद पवार ने अपनी किताब में लिखा है कि ऐसा चीफ मिनिस्टर नहीं देखा कि 2.5 साल में सिर्फ 3 दिन, 2 दिन। और दूसरी बात है, ये किसी से मिल भी नहीं रहे थे। लेकिन उस वक्त जो कोरोना के काल में शिवसेना के ही लोग मुंबई में, आम जनता तो छोड़ो, शिवसेना के लोग जो मुंबई में आते थे उनको लीडर करके मदद करने वाला कौन था? एकनाथ शिंदे। तो आपके मुख्यमंत्री होने की जरूरत ही क्या थी? आप पक्ष प्रमुख रहो, कोई बात नहीं, आप सब पार्टी के फायदे उठाओ, लेकिन आप जहां से सबसे ज्यादा अच्छा काम कर सकते हो वो जगह पकड़ के बैठे हो। इसका मतलब शिवसेना के हाथ में मुख्यमंत्री पद था, लेकिन उस पर बैठकर दूसरे किसी को काम करने नहीं दूंगा। वो एक तरीके से मोदी जी को जो स्लोगन है, न खाऊंगा न खाने दूंगा, न करूंगा न करने दूंगा, उद्धव की स्लोगन ये थी कि मैं मुख्यमंत्री बनके ना काम करूंगा, ना दूसरे किसी को मुख्यमंत्री बनके काम करने दूंगा। तो पार्टी की हालत क्या होगी? दूसरे को ब्लेम करना आसान होता है, जी। अपनी गलती ढूंढना मुश्किल होता है। मैं जहां रहता हूं बहुत सारे लोग मिलने आते हैं, क्योंकि मैं बाहर नहीं जाता, तो जितना मैं लोगों को समझाऊंगा, यानी एड्रेस देने में मुझे ये एसएमएस वगैरह करना जाता नहीं, तो मैं समझा तो भाई यहाँ आ जाओ, फिर एक होटल है अमिरंदन, उसके पास आ जाओ, फिर मैं गाइड करूंगा। तो आपको अजीब लगेगा, 100 से ज्यादा लोग मुझे मिलने आए। ये मेरा घर नहीं है, मैं दूसरी जगह रहता हूँ। तो 100 से ज्यादा लोग आए, उसमें से 3 खेडूत थे, और जिन्होंने मुझे फॉलो किया वो परफेक्टली मेरे दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। लेकिन बाकी सारे एजुकेटेड थे, हर एक फॉलो नहीं कर पाया और चक्रव्यूह में घूमता रहा। तो आजकल में कोई आता है तो उसको समझाता हूं, भाई अपनी अकल बाजू में रखो और फोन चालू रख, मैं बोलूंगा वैसा एक कदम मेरे पूछे बगैर उठाना नहीं। क्योंकि ज्ञानी होता है, उसका एक प्रॉब्लम होता है, उसको लगता है सामने वाला गलत है, और इसलिए मैं ज्ञानी हूं। वो ज्ञानी राहुल गांधी सबसे बड़े ज्ञानी है। क्यों ज्ञानी है? उनको पूरी दुनिया गलत लगती है। सूरज सही जगह से नहीं निकल रहा है, ये भी राहुल गांधी बोल सकते हैं। तो इसलिए कहने की बात यह है कि जो कुछ हो रहा है वो आपको समझना जरूरी है। तो आत्म परीक्षण जो होता है, अब इंट्रोस्पेक्शन, बीजेपी इनसे अलग इसलिए है कि अब देखो बंगाल में इतना बड़ा सक्सेस उनको मिला है बीजेपी। आपको मालूम है, मुझे बीजेपी में मेरे कांटेक्ट है बहुत सारे पार्टियों में, जो कुछ है, तो बीजेपी उसमें भी आत्म परीक्षण कर रही कि इतना तो नहीं मिलना चाहिए था भाई।
ये कहां से लॉटरी लग गई? इसको आत्मपरीक्षण बोलते हैं। हारे तो भी करेंगे, ज्यादा जीते तो भी करेंगे, कि अपनी औकात नहीं है। बीजेपी समझती है जो उनको बंगाल में मिला है वो उनकी औकात नहीं है, फिर भी क्यों मिला है? तो वहां से आपका बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप सही तरीके से अगली रणनीति, भाई ये तो ये तो अपनी जगह है। अब देखो उद्धव ठाकरे की गलती कहाँ हो गई वो भी समझो। हमारे कारण महाराष्ट्र में बीजेपी बढ़ी, बिल्कुल सही है, लेकिन तब बाला साहब ठाकरे थे। करिश्मा बाला साहब ठाकरे का था, ब्रांड बाला साहब था, ठाकरे नहीं था। ये जो बोला जाता है ना ठाकरे ब्रांड, ठाकरे, ठाकरे ब्रांड नहीं, बाला साहब ब्रांड था। तो ये आज उद्धव ठाकरे है तो उद्धव ठाकरे का मतलब बाला साहब नहीं है, ठाकरे उनका बेटा है। तो मुझे बोलो कि 2014 में इनके 18 एमपी चुनकर आए, उसके पहले कभी कितने आए थे? बाला साहब जिंदा थे उस वक्त भी आपने 10 से ज्यादा कभी एमपी नहीं लाए, लेकिन बाला साहब के साथ बीजेपी आ गई, बीजेपी की भी तरक्की हो गई महाराष्ट्र में, शिवसेना की हो गई। आज अगर मोदी के कारण आपकी तरक्की हो रही है, एक्सेप्ट करो। आज मोदी का करिश्मा है, उस वक्त बाला साहब का करिश्मा था। तो बाला साहब बड़े भैया थे और शिवसेना बीजेपी छोटा भाई थी। जी। अब बोले नहीं नहीं, आज भी मैं बड़ा भाई हूं। अब आपके पिताजी है, उनका एक भाई है, उसको आप चाचा बोलते हो। अगर मेरे पिताजी मर गए उसके बाद मैं अपने चाचा जो है उसका बाप तो नहीं बनता या बड़ा भैया नहीं बनता, क्योंकि मेरा बाप बड़ा भैया था। ये आर्ग्यूमेंट नहीं है, लॉजिक भी नहीं। वो वहां उद्धव की गलती हो गई। मैंने एक बढ़िया नेशनल ज्योग्राफी पर एक अमेजोन जो नदी है उस पर एक मालिका देखी थी, उसमें एक मेंढक पर एक एपिसोड था। उस नदी में मिलने वाले जो मेंढक है, अलग अलग जात प्रजातियां है, तो उसमें एक जो था तो उन्होंने दिखा एक बड़ा, इतना बड़ा ऐसा आम जितना मेंढक है, तो छोटा सा एक लाल मेंढक है उसको निगल जाता है। तो लेकिन कैमरा उसने चालू रखा, तो मेरे समझ में चुपचाप ने बोला देखते रहो देखते रहो। 1 मिनट 1.5 मिनट में वो छोटा लाल मेंढक था, वो इसका मुंह खोलकर बाहर आ जाता है, बोलता है ये जहरीला होता है। वो अंदर से डंक मारता है और उसको मारकर वो बाहर आ गया। वो एक था, लेकिन वो इसमें जो दूसरा उसने दिखाया एक छोटा सा मेंढक है, नींबू इतना, और वे आम जैसे मेंढक को निगलने की कोशिश करता है। वो गले की हड्डी जैसा बनकर वो छोटा मेंढक मर जाता है। जी जी। तो संजय राउत तो नहीं इनमें से कोई मेंढक सर संजय राउत तो नहीं है भाऊ? संजय राउत कौन था वाला? जो क्षेत्रीय पार्टियां है ना उनकी हालत उस छोटे मेंढक जैसी। मुझे बोलो कि ममता का क्या प्रॉब्लम था मोदी से? जी। आप थी। और मुझे याद है 2014 में जब पहली बार मोदी प्रचार करने बंगाल गए थे, उन्होंने साफ साफ बोला था कि बंगाल के लिए ममता दीदी सही है, बीजेपी दिल्ली के लिए। तो आप अगर उनसे मेल जोल कर रही थी तो आज भी ममता और बीजेपी की लड़ाई नहीं होती, ना बीजेपी बढ़ती। आप अलग होकर कंपटीशन में आ गए तो आपको हराना उनकी जिम्मेदारी है। और वो दिल्ली में बैठे, वो बड़ा मेंढक है, तुम उसको निगलने की कोशिश करने में लगी। मैं सेंटर की योजनाएं यहां नहीं चलाऊंगी, ये क्या मामला था? आपका और बीजेपी का कोई झगड़ा नहीं था, गलती वहां हो गई है। और हर क्षेत्रीय दल की गलती हो गई। और ये सारी की सारी क्षेत्रीय पार्टियां है वो एंटी कांग्रेस बन के पॉलिटिक्स में आई है। ये एंटी बीजेपी वाली नहीं थे। एक समय था बीजेपी भी 3-4 राज्यों के लिए क्षेत्रीय पार्टी थी। मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ अभी बना, उसके बाद हिमाचल प्रदेश हो, ऐसी 3-4 राज्य थे जहां बीजेपी की थी थोड़ी बहुत। यूपी में थोड़ी थी, बिहार में तो बिल्कुल छोटी थी। आज बीजेपी नेशनल पार्टी बनी है क्योंकि उन्होंने प्रयास किया है। उन्होंने तय किया कि हम कांग्रेस के साथ कभी नहीं जाएंगे, लेकिन हम कांग्रेस का अल्टरनेटिव बनेंगे।
अब अपने अपने राज्य में समाजवादी अखिलेश हो, ममता हो, ये कांग्रेस का अल्टरनेटिव थे। ये अगर कांग्रेस से हाथ मिलाने लगे तो एंटी कांग्रेस वोटर जाएगा कहां? बहुत सही, बिल्कुल। बीजेपी हिंदुत्व से नहीं बढ़ी है, मैं बार बार बोलता हूं लगातार। पिछले 10-12 साल में एक लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आज बीजेपी नेशनल पार्टी बन गई है, उसका कारण वो एंटी कांग्रेस वोट को कंसोलिडेट करती गई। अगर ये समझो तो बिल्कुल और ये भी बोलते कि हाँ हिंदुत्व, जय हिंदुत्व की, तुमने कहीं मुझे बोलो कि 4 मई के बाद जो लोग बोल नहीं रहे थे वो अंडे मार रहे, नारेबाजी कर रहे, चोर चोर बोल रहे, किसी ने मोदी जिंदाबाद तो नहीं बोला, सुना तुमने? तुमने कभी कहीं 4 मई के बाद अमित शाह जिंदाबाद या शुभेंदु अधिकारी जिंदाबाद, यहां तक कि बीजेपी जिंदाबाद कोई नहीं बोल रहा है। हर कोई जय जय श्री राम बोल रहा है। तो ममता को किसने हराया? बीजेपी ने बिल्कुल नहीं, जय जय श्री राम ने हराया। अब जय जय श्री राम से पंगा लेने की ममता को क्या जरूरत थी? ये बात है। तो ये हमको मुस्लिम बनाकर ही छोड़ेगी। यहां तक जब मामला आ गया तब भद्रो लोग से नीचे तक सब पलट गए, समझे? ये जीत बीजेपी की नहीं, हाँ जो कुछ बीजेपी को मिला है 20-25% हिंदुत्व का है, लेकिन 70% से ज्यादा मैं मानता हूं कि ये एंटी मुस्लिम है। और ये इसका प्रेडिक्शन मैंने अगस्त सितंबर 2024 से किया था। जो हसीना वादियत भाग कर आई थी तब से मैं बोल रहा हूं, इसकी जो कुछ एंटी हिंदू फसाद हुए बांग्लादेश में, उसकी रिएक्शन पूरे भारत में हिंदुत्व बनकर आएगी। और मैं उस वक्त बोल रहा था, हमारे दोस्त जो हिंदी करने वाले हैं उनको मंजूर नहीं था कि हरियाणा भी बांग्लादेश के कारण बीजेपी जीतेगी। जी। और उसके बाद महाराष्ट्र आ गया, बिहार आ गया, दिल्ली आ गई। तो एक बात समझना, देखो हिंदू कभी भी कट्टर नहीं हो सकता, वो उसका डीएनए है ही नहीं, वो रिएक्ट करेगा। लेकिन कोई मुस्लिम है उसके लिए उस पर चाल करके नहीं जाएगा, वो हमारा डीएनए है ही नहीं। हाँ लेकिन हमें कॉर्नर करोगे तो सोया हुआ हमारा जानवर खड़ा हो जाता है, फिर तो शिकार करेगा, फिर शिकार करेगा। तो सवाल है भाऊ मेरे आपसे, तो शिकार कर ही रहे हैं जब, और मोदी शाह जी जैसे शिकार कर रहे हैं, जिस तरह से रोल पे हैं, कोई है विपक्ष में जो इनको कहीं भी रोक सकता है? किसी के अंदर आपको उम्मीद है कि भाई ये दोबारा खड़ा होगा? बिकॉज इस समय तो पूरा विपक्ष धाराशाही है। मैं अगर किसी भी राज्य की बात करूं, हार्डली एक आध जगह पे कोई हो। किसके अंदर आप दम देखते हैं? और आने वाले मॉनसून सत्र में क्या देखते हैं आप? बहुत बात चल रही है 2-3 बड़े कानूनों की, डिलिमिटेशन की और भी चीजों की। क्या देख रहे हैं आप आने वाले समय में? और क्या 2029 भी लॉक्ड माना जाए इनके लिए? कैसे देखते हैं आप इस समय जो सिनेरियो? ये सिचुएशन ऐसी रही तो 29 वही होगा, कोई बड़ी बात नहीं। एक बीच में एक महीने पहले एक मराठी न्यूज चैनल पर मुझे सब उनके पत्रकारों से बात करने के लिए बुलाया, तो उन्होंने यही सवाल पूछा था कि बीजेपी को कोई हरा नहीं सकता। तो मैंने उल्टा उसको सवाल पूछा कि कोई तुझे कभी थप्पड़ नहीं मारेगा? तो बोला क्यों? एग्जैक्टली मैंने बोला, तुम्हें थप्पड़ मारने की जब बात आती है तब तुम पूछते हो क्यों? तो बीजेपी को हराना क्यों है ये तो पहले मुझे बोलो। जो कोई बीजेपी को हराएगा उसको क्यों हराना है? बीजेपी ने कांग्रेस को हराया, सत्ता हासिल की, पावर हासिल की, क्योंकि उनको अपनी विचारधारा के आधार पर इस देश को चलाना है। ऐसा कोई है? कोई नहीं है। आपको बीजेपी को हराना है, लेकिन बीजेपी को हराने के बाद क्या करना है पता नहीं। आपको बीजेपी को हराने की बात छोड़ दो, आपको खड़े रहना है। आप खड़ा रहना चाहते हो क्या? और किस लिए चाहते हो? कि घर से निकलना है, मुझे जाना है, दिल्ली जाना है, जयपुर जाना है, कहीं जाना है, कुछ काम करना है, इसके लिए मुझे खड़ा रहना है। आप खड़ा रहने की बात ही नहीं सोच रहे हो, आप बीजेपी को हराने की बात सोच रहे हो, तो वो बात नहीं होगी।
बीजेपी ने यह तय किया 1984 में, जब उनकी 2 सीटें आई, कि अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और उन्होंने एक बात तय की थी, वसंतराव भागवत और बबनराव कुलकर्णी और 3-4 लोग और थे आरएसएस के, उन्होंने तय किया कि अब हमको कांग्रेस का अल्टरनेटिव बनना पड़ेगा। कांग्रेस को गठबंधन करके हराएंगे, फिर गठबंधन हारे जाएगा, टूट जाएगा, नो, हमको कांग्रेस का अल्टरनेटिव बनना है। 2024 में गुजरात में बीजेपी की ताकत क्या थी? 12-17 एमएलए। 11 साल में वो गुजरात में एक नंबर की पार्टी बने और आज तक बने हुए, उनको कोई नहीं हरा पाया। क्यों? क्योंकि उसको हराकर करना क्या है, आपके पास कोई आइडिया नहीं है। तो इसके लिए जो तय करेगा कि मेरी एक आइडियोलॉजी है और मुझे उस आइडियोलॉजी के तरीके से देश चलाना है, तो बीजेपी को हरा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। क्योंकि आम जनता लोकतंत्र में वोटिंग करने वाला जो वोटर होता है, उसकी कोई आइडियोलॉजी नहीं होता, वो लेफ्ट का नहीं होता, राइट का नहीं होता, उसको अपनी जिंदगी जितनी अच्छी तरीके से जाए, कम से कम प्रॉब्लम हो, ऐसी सरकार चाहिए। और स्टेबल सरकार चाहिए, हर 6 महीने में बदलने वाली नहीं चाहिए। शराब पीने वाला और पत्नी को पीटने वाला पति होता है ना जी, कम कमाता होगा तभी उसकी वाइफ उसको छोड़ती नहीं, क्योंकि उसको जिंदगी में स्टेबिलिटी चाहिए। वोटर बिल्कुल वो शराबी की पत्नी जैसा होता है, उसको सार्वजनिक जीवन में स्टेबिलिटी चाहिए। वरना 4 गुंडे घर में घुसेंगे, उसका रेप करेंगे, उसकी बेटी का रेप करेंगे, किसी का मर्डर करेंगे। यही बात बंगाल में हो रही थी। समझे बीजेपी क्यों चुनकर आई है? लोगों को अपनी जिंदगी में, मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि अब लोगों की, बंगाल के लोगों की बीजेपी से अपेक्षा क्या है? मैंने बोला कोई अपेक्षा नहीं है, सिंपल अपेक्षा है कि मैं कमाता हूं, मैं खाता हूं, मेरी थाली से चोरो मत, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे थाली से मत चोरो, चोरी करो। तो ये बात होती है, सोचने का बहुत तरीका होता है। और इसलिए जो लोग सोचते हैं ना को बीजेपी को हराना है तो हराओ भाई, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उससे कुछ अच्छा लेके आओ। हम सब परेशान थे, हमारी जनरेशन जो है वो परेशान थी लैंडलाइन से। 10-10 साल हमने एडवांस भर के रखा है, फोन मिलता ही नहीं था। आज कोई लैंडलाइन लेने को तैयार नहीं है, तो अल्टरनेटिव आ गया। तो बीजेपी से अच्छा अल्टरनेटिव लेके आओ, विकल्प लेके आओ, लोग स्वीकारेंगे। लोग कोई, देखो रिवॉल्यूशन लोगों को चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, उस झंडे का कलर कौन सा है लोग नहीं देखते। आने वाले मॉनसून सत्र में क्या देखते हैं भाऊ, क्या धमाके होने जा रहे हैं इस सत्र में? कौन से बड़े कानून आप देखते हैं, क्या उनका इम्पैक्ट होगा? नहीं, वो 3-4 बड़े बड़े बिल है वो पास करके लेंगे। वो यहाँ नहीं तो शायद विंटर सेशन में करेंगे। उनको जल्द, देखो एक बात मोदी शाह की एक बात समझ में, उनको किसी की जल्दबाजी नहीं, वो अपना समय लेते, अपना ठंडा करके खाते। मतलब मुझे बहुत ये चीज बहुत पसंद है, तो मेरी जीभ जलेगी, मुंह जलेगा, ऐसा नहीं खाएंगे, खाना तो है, ठंडा करके खाओ। तो ये जो बात है। तो और दूसरी बात है कि और किसी पार्टी को तोड़ने की उनको जरूरत नहीं है, और तोड़ने वाले भी नहीं है, ये समझो। उनको नंबर चाहिए। अगर नंबर किसी और तरीके से मिलता है, किसी और तरीके से मिल, देखो जो गैंगस्टर होते हैं ना, उनकी मोडस ऑपरेंडी समझो, वो सब लोगों को नहीं मारते, 2-3 लोगों को मारते, बाकी अपने आप सरेंडर हो जाते। तो अभी जो चल रहा है वो गैंगस्टरिज्म है, और सामने वाले को समझ नहीं रहा कि मेरे टूटेंगे क्या, मेरे उसके टूटे तो मेरे टूटेंगे क्या, जाएंगे क्या, ये डरा कर रखा है। तो भाई गुड बुक्स में चले जाओ, झंझट ही नहीं, तो वो नंबर वैसे ही मिल जाएगा, तोड़ने की जरूरत नहीं है। भाऊ, आपसे जब भी वार्ता होती है तो आपके अनुभव से, आपकी विजडम से हमेशा सीखने को ही मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद
हमारे से ये इन्फॉर्मेशन साझा करने की और अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाऊ। नमस्कार।